ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कॉन्सेप्ट सुपर होल्डिंग पार्ट 3 की बात करेंगे। सुपर होल्डिंग पार्ट 1 में हमने समझा था कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। पार्ट 2 में हमने समझा था कि किस तरह से आप गोल्ड को लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और पार्ट 3 में हम समझ रहे हैं सुपर होल्डिंग 3। तो सुपर होल्डिंग जो हमारी है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप होल्डिंग करते हो किसके लिए? लाइफ टाइम के लिए, यानी आप बाई करोगे और इसे वापस कभी भी सेल नहीं करोगे। तो इस होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इन्वेस्ट क्या करना है। जब हमने सुपर होल्डिंग फर्स्ट एंड सुपर होल्डिंग पार्ट 2 समझा था, तब हमने समझा था कि हम केवल और केवल हमारा प्रॉफिट इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। और इसी बेसिस पे हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसके जीरो होने पे कोई डर नहीं रहता। पर पार्ट 3 में हम हमारा कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा है कैपिटल फ्रॉम सुपर एसआईपी। हमने सुपर एसआईपी में जितना भी हमारा कैपिटल एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो होता है वो सुपर होल्डिंग फर्स्ट और सुपर होल्डिंग 2 में ले जाते हैं, राइट। और जो हमारी सुपर होल्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड है, उस पर हम लोन भी लेते हैं और सुपर होल्डिंग के अलावा हम बैंक से लेवरेज भी लेते हैं। यानी 3 जगह से हम कैपिटल अरेंज करते हैं हमारे सुपर होल्डिंग 3 के लिए। एक, हम हमारे सुपर एसआईपी में से कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। एक, हमारी सुपर होल्डिंग्स के इस पे लोन ले लेते हैं। और तीसरा, हम बैंक से लेवरेज ले लेते हैं। कि हमें होल्ड क्या करना है, तो आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया, हमें होल्ड करना है हाउस, एक घर। अब देखो यहाँ एक की डाटा है, हाउ इंडियन इन्वेस्ट इन एसेट, जिसमें दिखाया गया कि 51.3%, ये 2024 का है फाइनेंशियल ईयर का, 51.3% लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। 15.2% ये लोग नहीं, इतनी एसेट, इतना कैपिटल 15.2% गोल्ड में है, 13.3% बैंक और 5.8% इक्विटी। लोग अक्सर कहते हैं कि इक्विटी में कम इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में नहीं करना चाहिए। पर आप एक ध्यान से समझो, यानी लोग के पास, जिनके पास कैपिटल है और जितनी कैपिटल है उसका 51% अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो लोग कौन है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? कॉमन सी बात है, ये वही लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ है। यानी वेल्थी लोग अपनी वेल्थ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी में। पर गरीब जनता को क्या बताया जा रहा है कि केवल और केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्विटी के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना। और हम इक्विटी ही इन्वेस्टर हैं, ईटीएफ में हम इक्विटी इन्वेस्ट करें। पर हम ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट अच्छा ऑप्शन नहीं। अगर 51.3% अगर एसेट यहाँ है, इंडियन यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तभी लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक फैक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई लोग ये कह रहे हैं इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेंड इस तरफ है, लोग यहाँ ज़्यादा है, तो आपको भी यहाँ होना चाहिए। अब सवाल है कि आपको हाउस क्यों चाहिए? देखो यहाँ मेरा हाउस से मतलब कोई रेंटल इनकम के लिए नहीं है। हाउस एक सिंपल सा है कि आपके खुद के रहने के लिए होम। पहले जो हाउस होल्ड करने का रीज़न है वो है मेंटल स्टेबिलिटी। जब आपका खुद का घर होता है तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा, रियल एस्टेट की प्राइस भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि इक्विटी के प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट से, तो हो सकता है कुछ केस में सही हो, कुछ केस में गलत हो। लोकेशन पे और आपकी इक्विटी में आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है और रियल एस्टेट में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, उस पर डिपेंड करेंगे कि ज़्यादा रिटर्न रियल एस्टेट दे रहा है या इक्विटी दे रही है। पर एक चीज़ जो लगातार बढ़ रही है वो है रियल एस्टेट का रेंट। अगर आपका खुद का होम नहीं है, हाउस नहीं है, तो आप रेंट पे रह रहे हो। और रेंट पे रह रहे हो तो निश्चित रूप से आपका रेंट बढ़ रहा है ना। इन एवरेज 10% बढ़ रहा है। और आपकी इनकम हो सकता है इस रेट से नहीं बढ़ रही, क्योंकि आजकल जो इंक्रीमेंट है वो 5 से 6% के हैं नॉर्मली। और आपकी इन्फ्लेशन भी, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, वो 10% के आसपास है। आपका जो होम रेंट है वो भी 10% बढ़ रहा है। तो लगातार आपका रेंट बढ़ेगा और हो सकता है आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल रेंट में चला जाए। जब आप किराए पे रहते हो तो लैंडलॉर्ड की भी प्रॉब्लम रहती है और बार-बार आप घर चेंज करके भी परेशान हो सकते हो। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रखते हुए आप खुद का
घर के बारे में सोच सकते हो। अब सवाल है कि आपको घर कहाँ बनाना चाहिए? तो मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं जहाँ आप घर बना सकते हो। ए सिटी वेयर यू वर्क, एक ऐसा शहर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना घर बना सकते हो। ए सिटी वेयर योर चिल्ड्रंस स्टडी, एक ऐसा शहर जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ए सिटी वेयर यू कैन सेटल, और एक ऐसा शहर जहाँ आप बस सकते हो, राइट? यानी जहाँ आप रिटायर होके या पूरी ज़िंदगी या आगे की लाइफ वहाँ पे जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, ये 3 ऑप्शंस पे आप कंसिडर कर सकते हो। तो देखो इन सब में कॉमन चीज़ है सिटी। आपको किसी शहर में घर बनाना है, गाँव में नहीं बनाना, क्योंकि वो इनकम के सोर्स आपको शहर में मिलेंगे, आपकी कमाई वहाँ बढ़ेगी। आपका एड्रेस जितना अच्छा हो, है ना? आपका जॉब एड्रेस हो, आपका रहने का एड्रेस हो, जितने बड़े शहर में होगा, उतना बेटर हो सकता है। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा शहर हो, पर आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फ्लैट लें या प्लॉट पे मकान का कंस्ट्रक्शन कराएँ? अगर देखो प्लॉट को बाई करना पॉसिबल नहीं हो, यानी बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे प्लॉट नहीं ले सकते, तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। अदरवाइज छोटे शहर में आपको प्लॉट ही लेना चाहिए। प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, तो सिंपल है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करे, एक आपके शहर पे कि किस शहर में आप कितना प्लॉट खरीद सकते हो। बड़ा शहर है तो हो सकता है छोटा प्लॉट खरीद पाओ, वो छोटा शहर है तो आप बड़ी साइज भी ले सकते हो। और दूसरी चीज़ डिपेंड करेगी आपकी इनकम कितनी है। इन दो के आधार पे आप एक साइज फिक्स कर सकते हो। अब ये जो आपका ड्रीम होम बनने वाला है उसके लिए कुछ स्टेप, पहले स्टेप है बाई ये प्लॉट। देखो अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो, फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, तो आपको क्या करना है, दो स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में आपको एक प्लॉट खरीदना है। प्लॉट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले आपको लेना है टेक लोन अगेंस्ट गोल्ड। अपन ने सुपर होल्डिंग पार्ट 2 में समझा था कि गोल्ड, यानी आप अपनी सुपर एसआईपी का प्रॉफिट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको दो चीज़ें बताई थी मैंने, कि आप ज्वेलरी में ले सकते हो और एक आप बैंक द्वारा बेचे गए कॉइन्स में ले सकते हो, राइट? और इसका पर्पज भी यही था, हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। और दूसरा आपकी जो म्यूचुअल फंड की इंडेक्स म्यूचुअल फंड बताया था मैंने, जिसे वैल्यू फंड बताया था, उसमें भी ये कहा था कि वो एलिजिबल होना चाहिए किसके लिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप इस दिन लोन ले सको, राइट? तो आपको क्या करना है, फ्लोट खरीदने के लिए जो फंड अरेंज करना है वो आपको दो जगह से करना है, एक गोल्ड से और एक आपके म्यूचुअल फंड यानी सुपर होल्डिंग फर्स्ट एंड सुपर होल्डिंग सेकंड से आप अपना फंड अरेंज कर सकते हो, राइट? ये दो होल्डिंग है। यानी अब आप देख सकते हो कि आपको प्लॉट कब बाई करना है, जब आपके सुपर होल्डिंग फर्स्ट एंड सुपर होल्डिंग सेकंड में इतना फंड एक्यूमुलेट हो चुका हो कि आप एक प्लॉट खरीद सको, राइट? सवाल है कि रीपेमेंट ऑफ लोन कैसे करोगे? तो सिंपल है, आपकी जो सुपर एसआईपी जा रही है उसका 50% आप लोन की रीपेमेंट के लिए यूज करोगे और 50% को आप सुपर एसआईपी में जाने दोगे। जब 50% सुपर एसआईपी में जाएगा, इसका मतलब आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं रुका है, और 50% से रुका हुआ पेमेंट आपका लोन रीपेमेंट में जाए। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड वाले लोन को क्लियर करना है। रीजन क्या है कि अगर मार्केट गिर गया तो म्यूचुअल फंड में आपको मार्जिन और देना पड़ सकता है, मार्जिन कॉल हो सकता है, तो उसे आप क्लियर कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ ज़्यादा होगी। फिर आपको गोल्ड वाले लोन को क्लियर करना है। एक आपको और ध्यान रखना है कि आप एक प्लॉट बाई कर रहे हो तो आप प्लॉट के हिसाब से अपनी सुपर एसआईपी की कोई अमाउंट बढ़ा सकते हो। तो मान लो आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें प्लस 2,000 और करने लग गए, आप ये मान के कि ये मेरे प्लॉट के लिए मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, राइट? तो वहाँ आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुपर एसआईपी के आप 50% अमाउंट को रोक रहे हो, तो उधर आप थोड़ा बढ़ा दोगे तो मैनेज हो जाएगी, राइट? जैसे मान लो आपने 15,000 थी, तो आपने ये सोचा कि 7,000 हम लोन रीपेमेंट के लिए यूज कर लेंगे, और बचे 8,000, उसमें 2,000 मिला के 10,000 की आप सुपर एसआईपी स्टार्ट रख सकते हैं। अब सवाल है कि हाउस कब बनाना है। पहला देखो आपको क्या करना है, गोल्ड और म्यूचुअल फंड का सारा लोन पे ऑफ कर दो, और फिर आपके
कॉस्ट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन का कम से कम 50% आपके पास सुपर एसआईपी होना चाहिए। जैसे मान लो आपने प्लान किया कि भाई 20 लाख रुपए का मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है, राइट? तो कम से कम 10 लाख रुपए आपके पास सुपर एसआईपी में हो जाने चाहिए, है ना? उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम से कम ये करो। तो ये आपके पास एक टाइम लिमिट हो गई कि ये इतना करना है। अब स्टेप 2 है बिल्ड ए हाउस, एक घर का निर्माण करना है। देखो घर के निर्माण में आपको क्या करना है, एक आपको होम लेना है जिसका टेन्योर होना चाहिए 30 इयर्स और जिसकी ईएमआई जो है आपके मंथली करंट मंथली रेंट की है। जैसे मान लो आपका करंटली अभी रेंट चल रहा है 10,000, तो इतनी ही एसआईपी या इतनी ईएमआई आनी चाहिए कि 10,000 रुपये की ईएमआई बने। एक कैलकुलेशन समझते हैं कि मान लो आपका रेंट है 10,000 का, रेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिले 9%, 30% का टेन्योर है, तो आप 12,42,800 यानी लगभग आप 12 लाख या 13 लाख का लोन ले सकते हो। और मान लो 20 लाख का कंस्ट्रक्शन कराने वाले थे तो 7 लाख रुपीज आप कहाँ से निकाल सकते हो, आपके सुपर एसआईपी से निकाल सकते हो। ये दो काम यहाँ पे कर सकते हो। अब जो रिमेनिंग है, यानी 12 लाख तो यहाँ से मिल गया, रिमेनिंग फंड कहाँ से आएगा आपको, सुपर एस में सेल दो जीटीएफ, उन ईटीएफ को बेचना है जिनकी होल्डिंग कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए और प्रॉफिट जो है वो भी सबसे हाईएस्ट वाले में ऑर्डर में निकालोगे। अब आपको टेंशन हो रही है एलटीसीजी की कि हम हमारी लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेचेंगे तो 12.5% की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, पर ऐसा नहीं है। सेक्शन 54 ऐप के तहत आप बाई या कंस्ट्रक्ट करते हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए अपने सेल कंसिडरेशन में से, यानी जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए का अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला पोर्टफोलियो बेच दिया। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि भाई उसमें से 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था और 4 लाख आपका प्रॉफिट था। तो इसका ये मीनिंग होगा कि आपको 4 लाख रुपए पे जो 12.5% में से देखो 1.25%, 1.25 लाख तो छूट मिल जाती है, पर जो बचे हुए भी आपके, है ना, 2,75,000 उस पर टैक्स लगेगा। पर उस टैक्स को आप बचा सकते हो अगर आप पूरे 10 लाख रुपीज़ को, यानी केवल प्रॉफिट को नहीं, पूरे 10 लाख रुपीज़ को किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो सेक्शन 54 ऐप के तहत, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो यहाँ आपका टैक्स से बच जाएगा और यहाँ पे एक टैक्स हार्वेस्टिंग भी होगी, आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूज हो गए। अब बात है कि आपको रीपेमेंट कैसे करना है। देखो आप अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कराने पहले रेंट पे रहते थे, तो आपको कोई ना कोई रेंट देना पड़ रहा था। आपको क्या करना है, सुपर एसआईपी की प्रॉफिट बुकिंग बंद करनी है। एसआईपी बंद नहीं करनी है, 1 साल के लिए केवल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जितनी आपकी ईएमआई थी वो ईएमआई आपको होम लोन में दे देनी है। जैसे मान लो 10,000 का आपका रेंट था और 10,000 के आसपास की भी आपकी ईएमआई आ रही थी, तो वो आप दे रहे थे, राइट? एक क्या करना है, हर साल आपका रेंट बढ़ रहा है, तो 10,000 है, इसका मतलब 10% बढ़ के 11,000 हो जाएगा, फिर 12.1 थाउजेंड हो जाएगा। इस तरह से आपका रेंट बढ़ेगा। तो आपके 10,000 तो जाएंगे आपके ईएमआई में और बचे हुए 1,000 आप एक्स्ट्रा सुपर एसआईपी में डाल दोगे। फिर उसके अगले साल जो 1,100 है वो, और यानी 2,100 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा इसमें जाएंगे। सुपर एसआईपी आपकी जितनी जा रही थी अभी भी जा रही है, क्योंकि ईएमआई तो आप केवल रेंट वाले पेमेंट से भर रहे हो और सुपर एसआईपी को आप बढ़ा रहे हो क्योंकि आपका वहाँ से पोर्टफोलियो लगभग खाली हो गया था। तो हो सकता है आपका ये लोन कंप्लीट हो उससे पहले आपका ये हिस्सा हो जाए क्लियर, राइट? रिजल्ट क्या होगा, आपके पास खुद के पास एक घर होगा जिसकी ईएमआई उतनी है जितनी पहले रेंट था और आपका सुपर एसआईपी का पोर्टफोलियो दोबारा से बढ़ने लग जाए। हो सकता है 10 साल 5 साल बाद में सुपर एसआईपी का पोर्टफोलियो उतना ही वापस हो जाए जितना पहले था या कम हो जाए, पर आप इस तरह से कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है कि फ्लैट खरीदने। देखो फ्लैट खरीदने में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। आपको आपकी जो करंट मंथली रेंट है उसके इक्वल की लोन ईएमआई लेनी है, यानी इतना ही लोन करवाना है। जैसे मान लो आपका कहीं पे 25 लाख का फ्लैट है, राइट? और आपकी ईएमआई से 12 लाख तक का लोन मिल रहा है, तो 12 लाख का लोन कराओ। बची हुई 13 लाख कहाँ से अरेंज करोगे, सुपर एसआईपी में। यानी सुपर एसआईपी हम के 13 लाख 15 लाख
एक्यूमुलेट हो जाए तब आप उसे सोल्ड कर लो और ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट आपका जा रहा है उसके इक्वल, राइट? और अब आप सुपर एसआईपी को वापस से फिल करना स्टार्ट कर दो और तरीका वही लगाओगे कि लोन आपकी जो रेंट है उसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा, एक्स्ट्रा पैसा है वो आपका यहाँ चला जाएगा। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। डिस्क्लेमर है कि होम लोन रिस्की हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, केवल एजुकेशन के लिए कोई एडवाइज नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।